जय हिंद दोस्तों। आज से हम इस चैनल में द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस डेली हम देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम्स के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। हम सारे एक्सपेक्ट को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम आज का एनालिसिस। तो देखो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहा है, ठीक है, जिसका जो है वो होस्ट जो कौन कर रहा है, स्कॉटलैंड जो है ना वो होस्ट कर रहा है। तो कहाँ पे हो रहा है होस्ट? ग्लास गांव में जो है ना वो इस गेम्स को जो है ना वो किया जा रहा है, जिसमें से अभी भारत का जो रैंक है वो 8th रैंक है, ठीक है। आज शायद 9th रैंक में चला गया है भारत, ठीक है। जिनमें से देखो कि भारत के पास जो है वो अभी तक 2 गोल्ड आ चुका है, 5 सिल्वर आ चुका है और 3 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल आ चुका है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। तो टोटल अब तक जो है वो 10 मेडल जो है वो आ चुके हैं, ठीक है। ये जो गेम चल रहा है वो 23 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक चलेगा। कब तक? 2 अगस्त तक जो है ना वो चलेगा। जिसमें से टॉप कंट्री कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो टॉप है, जिसके पास जो है वो 26 गोल्ड है, ठीक है। 13 सिल्वर है और 20 जो है वो ब्रॉन्ज है इसके पास, ठीक है। उसके बाद इंग्लैंड है, कनाडा है, नाइजीरिया है, स्कॉटलैंड है, ठीक है, जो स्कॉटलैंड होस्ट कर रहा है, ठीक है। मलेशिया है और साउथ अफ्रीका है। तो चलो हम इसके बारे में और कुछ देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लो यहाँ पे कि इसको जो होस्ट कर रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स को, तो कौन कर रहा है? तो ग्लासगो में होस्ट किया जा रहा है, ठीक है, स्कॉटलैंड में, ठीक है। इसका जो एडिशन है वो कौन सा? 23rd एडिशन है। 23rd एडिशन कहाँ पे किया जा रहा है? तो ग्लासगो और स्कॉटलैंड में। बस ध्यान रखना, ये 23 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक ये गेम्स चलेगा, ठीक है। एथलीट्स का जो गेम है, इसमें कितने नेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो 24 नेशन जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कम से कम एथलीट्स कितने? तो 3,000 से प्लस एथलीट्स जो है ना वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। कितने स्पोर्ट्स है? तो 10 स्पोर्ट्स उसमें कराया जाएगा, ठीक है। मेडल इवेंट्स जो है वो 215 है, ठीक है। इसका मोटो जो है, इस गेम्स का जो मोटो है ये याद रखना, यूनाइटेड बाय स्पोर्ट्स, ठीक है। तो ये इसका मोटो है। अब हम देखते हैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को, ठीक है, जो कि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो आज हम पॉलिटी का वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखो यहाँ पे, हु इज द हेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन का हेड कौन होता है बताओ? इलेक्शन कमीशन का हेड कौन होता है? तो चीफ इलेक्शन कमीशन जो है ना वो हेड होता है इलेक्शन कमीशन का, ठीक है। यहाँ पे देखो, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड लोअर द वोटिंग एज फ्रॉम 21 से 18, यानी वोटिंग एज को जो रिड्यूस किया गया था, जो पहले 21 साल था उसको 18 साल किस अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था? तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था। कितना हुआ? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 में, ठीक है। पार्लियामेंट का जो अमेंडमेंट का पावर है, ठीक है, वो किस आर्टिकल के थ्रू मिलता है ये बताओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, विच शेड्यूल कंटेन्स द प्रोविजंस रिलेटेड टू पंचायत? पंचायत से रिलेटेड, पंचायत से रिलेटेड जो शेड्यूल है, कितने शेड्यूल है हमारे संविधान में? कितने शेड्यूल है? तो 12 शेड्यूल है, जिनमें से पंचायत से रिलेटेड जो है वो किस शेड्यूल में बताया गया है? तो पंचायत से रिलेटेड जो है ना वो 11th शेड्यूल में दिया गया है। कितना? 11th शेड्यूल में, ठीक है। विच शेड्यूल इंट्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी किस अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था जीएसटी को? किस अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था? 101 अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। 101 अमेंडमेंट के थ्रू 2016 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और इस एक्ट को जो है ना वो इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको जो इम्प्लीमेंट हुआ था वो 1 जुलाई 2017 से जो है ना वो ये इम्प्लीमेंट हुआ था पूरे देश में। जीएसटी जो है वो लागू हुआ था, फिर भी हमारे देश का जो है वो वही हाल है, ठीक है। सारा पैसा जो है वो इन नेताओं ने भर रखा है। देखो फिफ्थ क्वेश्चन को, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू म्यूनिसिपलिटीज़? तो किस अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था म्यूनिसिपलिटीज़ को, ठीक है। तो इसका जो अमेंडमेंट हुआ था वो 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, ठीक है। और यहाँ पे क्या बताएं,
म्यूनिसिपैलिटीज़ का बात हुआ तो 24 अमेंडमेंट एक्ट 1992, और वही पंचायत का बात हुआ तो क्या हो गया, इसके लिए जो है ना वो 23rd अमेंडमेंट थ्रू हुआ था। ठीक है, 23rd अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो पंचायती राज को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं आज का न्यूज़, जो कि हमारे न्यूज़पेपर में द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस में दिया गया है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अभी जो है ना, अभी जंतर मंतर में दिल्ली में जो है वो क्या जनरेशन जेड के लोग जो थे, जेनजी लोग जो हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और धर्मेंद्र प्रधान को जो है वो क्या झुकना पड़ा। ठीक है, अंततः उसी प्रकार का जो है ना वो अब जनरेशन अल्फ़ा, जो जनरेशन अल्फ़ा है, जनरेशन अल्फ़ा किसको कहते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम बताएंगे कि जिसका बर्थ जो है ना वो जनरेशन अल्फ़ा का जो है वो क्या होता है, बर्थ जो है वो 2013 से 2014-24 के बीच अगर बर्थ हुआ है ना, वो सब लोग जो है वो 2013 से 2024 के बीच जो बर्थ लिए हैं, जन्म लिए हैं, वो सब जनरेशन लोग जो है ना वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने स्कूल में। अपने स्कूल में एक हाल ही में देखा गया है, द इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ है कि जनरेशन अल्फ़ा के लोग जो है ना वो स्कूल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं नहीं हैं। ठीक है, उनका स्लोगन है एक, जय भीम जय अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, उन्होंने कहा कि कॉलेज कॉलेज की व्यवस्था सुधारो। ठीक है, जनरेशन अल्फ़ा का कहना है कि कॉलेज की व्यवस्था सुधारो, बच्चों बच्चों का भविष्य संवारो। ठीक है, ये कहना है उन लोगों का। ठीक है, जनरेशन अल्फ़ा का। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में जो है वो इस प्रकार का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है जनरेशन अल्फ़ा के द्वारा, तो इसको ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, यानी अब जो है वो पढ़े लिखे लोग जो है ना वो जो बैठ नहीं सकते हैं, अब अपना जो है ना अधिकार लेकर रहेंगे। ठीक है, और अनपढ़ों का जो है ना, जो अनपढ़ नेता जो है वो जो कुर्सी पर बैठे रहते हैं बिना काम किए, तो अब ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, उन लोगों को लात मार मार के भगाया जाएगा, ऐसा ही। ठीक है, जैसे अभी धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ हुआ। ठीक है, और ऐसा होना भी चाहिए, तभी जो है वो हमारा देश जो है प्रोग्रेस के रास्ते पे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो जनरेशन्स होते हैं उसको किस तरह से कैटेगराइज किया गया है, सो देख सकते हो। हम लोग किस में आते हैं, तो हम लोग जनरेशन जेड के अंदर आते हैं। आप लोग किस जनरेशन के अंदर आते हैं, इससे बताओ। ठीक है, ये जनरेशन जेड के जो लोग हैं वो 1997 से 2012 के बीच जिसका बर्थ रेट हुआ है ना, वो जनरेशन जेड यानी जेनजी कहलाते हैं। ठीक है, जेनजी कहलाते हैं ये, जो कि 14 से 29 साल के बच्चे जो है वो जेनजी कहलाते हैं। तो इसको ध्यान में रख सकते हो कि जेनजी 1997 से 2012 के बीच अगर बर्थ हुआ है तो वो जेनजी के अंदर आते हैं, और जनरेशन अल्फ़ा जो है वो 2013 से 2024 के बीच अगर बर्थ हुआ है तो जनरेशन अल्फ़ा कहलाते हैं। उसी प्रकार से देख सकते हो, साइलेंट जनरेशन हो गया। ठीक है, बेबी बॉम्बर्स हो गया, जनरेशन एक्स हो गया। ठीक है, मिनरल्स जेन वाई हो गया। ठीक है, और जनरेशन बेटा जो है 2025 से 2039 के लोग अगर कोई जन्म रहा तो वो क्या कहलाता, जनरेशन बेटा कहलाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम आगे। हम इसके एग्जाम्स के व्यू से हम कॉन्स्टिट्यूशनल इसका स्टेटस देख लेते हैं कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो यहाँ देखो, ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है तो ये क्या है, राइट टू एजुकेशन जो है ना वो इससे रिलेटेड है, जो कि राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A के अंदर आता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रख सकते हो। राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी आर्टिकल 21 के अंदर, इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसका की इश्यूज़ क्या है, जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है तो उसका की इश्यूज़ क्या है। ठीक है, तो अगर कहीं मेंस में आंसर राइटिंग करना हो तो ठीक है, तो इन सब चीज़ों को लिख सकते हो, कहीं भी जो है ना वो इसको जोड़ सकते हो। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो हम इसको जो है ना वो जोड़ सकते हैं, पुअर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लिख सकते हैं कि इश्यूज़ के रूप में। अनइक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन स्कीम्स। ठीक है, लैक ऑफ मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, तो इन सब चीज़ों को हम मेंस के आंसर में लिख सकते हैं, तो इसको ध्यान में रख सकते हो। उसी प्रकार से यहाँ पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव तो ले रही है लेकिन किसी प्रकार से सुधार नहीं हो रहा है, लेकिन हमें अगर हमें
आंसर में हम इन सब स्कीम्स को लिखेंगे ना तो हमें मार्क्स जो है ना वो ज़्यादा मिलेगा। तो इन सब स्कीम्स को भी लिख सकते हो। समग्र शिक्षा, ठीक है, पीएम श्री स्कूल्स, राइट टू चिल्ड्रेन एंड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, स्वच्छ विद्यालय इनिशिएटिव, तो इन सब चीज़ों को लिख सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि आज का सेकेंड न्यूज़। ये जो है ना मेघदातु डैम से रिलेटेड है, जो कि मेघदातु डैम जो है वो कर्नाटका में, कहाँ पे है, कर्नाटका में है ना। और इसके बीच जो है ना कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच जो है ना वो कावेरी रिवर के कारण हमेशा जो है ना वो डिस्प्यूट होते रहता है। ठीक है, तो इस डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग जो है वो एडिटोरियल आया था। तो हम चलो देखते हैं इसके क्या दिया गया है। ये जो है ना वो कावेरी रिवर जो है ना वो ये फ्लो करता है किससे, तो मेनली जो है मुख्य रूप से जो है ना वो दो स्टेट से फ्लो करता है। ठीक है, मेनली जो कावेरी रिवर है, ध्यान में रखना कि कावेरी रिवर जो फ्लो करता है वो दो स्टेट से मेन रूप से फ्लो करता है। ठीक है, एक यूनियन टेरिटरी से भी फ्लो करता है, लेकिन दो स्टेट से, एक कर्नाटका और एक तमिलनाडु से जो है मुख्य रूप से फ्लो करता है। कौन, एक कावेरी रिवर। ठीक है, कावेरी रिवर जो है वो मुख्य रूप से दो स्टेट से फ्लो करता है। ठीक है, तो इसके बीच जो है ना डिस्प्यूट होते रहता है, क्योंकि ये रिवर जो है कावेरी रिवर जो है ना वो ओरिजिनेट होता है कर्नाटका से, और कर्नाटका जो है ना वो पानी को क्या करता है, तो ये जो डैम जो है, ये मेघदातु डैम जो है ना वो बनाया गया है कहाँ पे, कर्नाटका में बनाया गया है, और उस डैम के थ्रू जो है ना वो पानी को इकट्ठा कर लेता है। तो अब यहाँ पे संकट उत्पन्न हो जाता है तमिलनाडु में, कि पानी को जो है ना लोग जो है वो, तमिलनाडु के लोग जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो निर्भर है इस कावेरी रिवर के ऊपर। ठीक है, इरिगेशन के रिगार्डिंग अदर चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार से तमिलनाडु में जो है वो समस्या उत्पन्न हो जाता है, इसी कारण जो है वो स्टेट के बीच डिस्प्यूट होते रहता है। तो इसके रिगार्डिंग एडिटोरियल आया हुआ है। ठीक है, तो देखो ये मुख्य रूप से कहाँ बहता है, तो कर्नाटका और तमिलनाडु से बहता है, तो ध्यान में रखना। ठीक है, ये जो ओरिजिनेट होता है कहाँ से, ताला कावेरी इन द ब्रह्मगिरी हिल से जो है ना वो ये ओरिजिनेट होता है। ठीक है, और ये तमिलनाडु में जो है बहता है, और इसी प्रकार से पुडुचेरी जो कि यूटी है वहाँ से भी जो है ना वो कराईकल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से भी जो है ना ये कावेरी रिवर जो है बहती है। ठीक है, द रिवर पासिस थ्रू द कराईकल रीजन बिफोर एंटरिंग द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले जो है वो पुडुचेरी से होकर के ये बहती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। इसका देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख सकते हो कि ये रिवर जो है वो ताला कावेरी ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका से जो है वो ये ओरिजिन होती है। कौन सा रिवर भाई, तो कौन सा रिवर ओरिजिन होते हैं, कावेरी रिवर ओरिजिन होती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। और गिरती कहाँ जाके, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसका जो लेंथ है वो कितना है, 805 किलोमीटर है लेंथ। मेजर स्टेट जो है वो कौन सा है, तो मेजर स्टेट का बात किया तो कर्नाटका और तमिलनाडु होगा। कौन सा होगा कावेरी रिवर का मेजर स्टेट, कर्नाटका और तमिलनाडु, ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज का बात करें तो किस यूनियन टेरिटरी से होकर बहती है, तो पुडुचेरी। ठीक है, कराईकल रीजन से। अब यहाँ पे देख सकते हो उसी प्रकार से कि ये जो कावेरी रिवर का डिस्प्यूट है, ठीक है, इंटर स्टेट डिस्प्यूट बाय कर्नाटका एंड तमिलनाडु, केरला में भी जो है ना वो बहती है। ठीक है, केरला में मतलब मोस्टली जो है ना डायरेक्टली रूप से नहीं बहती है, ठीक है, लेकिन जाता है इसका भी, कावेरी रिवर का पानी जो है वो केरला में भी जाता है। ठीक है, एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। द डिस्प्यूट मेनली अबाउट शेयरिंग वाटर स्पेशली ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ लो रेनफॉल। ये डिस्प्यूट जो होता है ना जब पानी, जब वर्षा जो है वो बहुत कम होती है उस समय जो है ना बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है वो ख़राब होने लगता है। ठीक है, तो उस समय जो है ना डिस्प्यूट ज़्यादा संभावना जो है बढ़ जाता है। ठीक है, अगर मान के चलो कर्नाटका जो है पानी को रोक लेता है, ठीक है, कर्नाटका जो है पानी को रोक लेगा, तो यहाँ पे जो है वो जो लोग डिपेंडेंट रहेंगे, पुडुचेरी के लोग, ठीक है, केरला के लोग, तमिलनाडु के लोग, तो वहाँ पे संकट उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुख्य रूप से जो है ना कावेरी रिवर पे बहुत सारा पॉपुलेशन जो है ना वहाँ का डिपेंडेंट है इसके ऊपर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कर्नाटका का इशूज़ क्या है, सो देखो कर्नाटका जो है ना द रिवर ओरिजिनेट इन कर्नाटका से ये जो है वो ओरिजिनेट होता है। सो इट सीक्स टू ग्रेटर कंट्रोल, इसके कारण जो है ना ये वाटर को जो है ज़्यादा कंट्रोल करता है। जो कावेरी रिवर का वाटर है उसको ज़्यादा कंट्रोल कौन करता है, तो कर्नाटका करता है, जिसके कारण जो है ना ये चाहते क्या है कि ड्रिंकिंग वाटर स्पेशली बेंगलुरु इन नियर बाय एरियाज इरीगेशन करना चाहते हैं। ठीक है, ये इरीगेशन के लिए मैक्सिमम वाटर को स्टोर करना चाहते हैं, हाइड्रो पावर के लिए जो है ना वो स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, सपोर्ट्स द मेघदातु डैम जो बनाया गया इसी कारण। ठीक है, तो
स्टोर एंड रेगुलेट वाटर। उसी प्रकार से देख सकते हो तमिलनाडु का इशू जो है वो क्या है, तो डिपेंड्स है हैवीली रूप से, बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो डिपेंड है कावेरी रिवर के ऊपर फॉर एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, स्पेशली इन द कावेरी डेल्टा। फियर्स स्ट्रीम डैम्स में रिड्यूस डाउन स्ट्रीम फ्लो। उन लोगों को मतलब डर बना रहता है कि उनका जो कावेरी रिवर का जो पानी आता रहता है ना वो कहीं कम ना हो जाए, ठीक है, जिसके कारण जो है डिपेंडेंस जो है वो अगर कम हो जाएगा, पीने का पानी भी नहीं आएगा, तो फिर क्या होगा, वहाँ पे संकट उत्पन्न हो जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है। अपोजिस द मेघदातु प्रोजेक्ट आर्गुइंग इट गुड फॉर इफेक्ट इरीगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, तो वहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा इरीगेशन के ऊपर और ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर। वांस इम्प्लीमेंटेशन, जिसके कारण जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो जजमेंट दी थी, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बनाई थी इसके लिए, ठीक है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बनाई थी ताकि इसका सॉल्यूशन जो है वो निकाला जाए, तो इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। उसी प्रकार से पुडुचेरी के लोग भी जो है वो ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, कराइकल रीजन्स के लोग, डिपेंड्स ऑन एडिक्वेट डाउन स्ट्रीम फ्लो एंड एग्रीकल्चर ड्रिंकिंग वाटर, तो ये सभी एग्रीकल्चर और ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो है वो डिपेंडेंस होते हैं, ठीक है। सपोर्ट्स टाइमली रिलीज टू वाटर अपस्ट्रीम स्टेट्स। उसी प्रकार से देख सकते हो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या हो सकता है, तो इसके रिगार्डिंग जो है वो आर्टिकल 262 में बताया गया, पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ इंटर रिवर वाटर डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग जो है ना वो आर्टिकल 262 में दिया गया है, तो इसको ध्यान में रखना। इंटर वाटर डिस्प्यूट्स के बारे में आर्टिकल किसमें बताया गया है, 262 में। इसके लिए एक्ट भी आया है, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, तो ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। कावेरी रिवर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल भी बनाया गया है जो कि इस्टेब्लिश किया गया था 1990 में, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो 2018 में आया था ट्राइब्यूनल्स को लेकर के, ठीक है, ट्राइब्यूनल्स के एलोकेशंस को लेकर के, तो बस इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। उसी प्रकार से देख सकते हो यहाँ पे कुछ प्रीलिम्स वन लाइनर क्वेश्चंस हम इसके रिगार्डिंग देख लेते हैं ताकि इसका क्विक रिवीजन हो सके। द कावेरी रिवर ओरिजिनेट्स कहाँ से होता है, तो ताला कावेरी कर्नाटका से जो है ना वो यहाँ से ओरिजिनेट होता है कावेरी रिवर का। किस किस स्टेट से बहता है, तो मुख्य रूप से कर्नाटका और तमिलनाडु से बहता है, लेकिन यहाँ भी आता है केरला में और पुडुचेरी में भी बहता है, ठीक है। विच स्टेट प्रपोजेज मेघदातु डैम, तो कर्नाटका। उसी प्रकार से देख सकते हो विच स्टेट अपोजेज द मेघदातु डैम, तो तमिलनाडु। विच ऑथोरिटी मॉनिटर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कावेरी वाटर शेयरिंग, तो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल डील्स विद द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, तो इसके बारे में कहाँ बताया गया है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में आर्टिकल 262 में बताया गया है, तो ये था आर्टिकल कि कावेरी रिवर के ऊपर जो है वो डिस्प्यूट होते रहता है कर्नाटका और तमिलनाडु में, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आज का एडिटोरियल, जो कि नेक्स्ट एडिटोरियल में बताया गया एंटी पेपर लीक बिल जो है वो सरकार ला रही है। कौन सा बिल ला रही है, एंटी पेपर लीक बिल। सरकार चाहती है कि पेपर लीक जो हो रहा है ना इसके लिए एक बिल लाया जाए, कब, जब प्रोटेस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तब सरकार को लगा, देखे ही होंगे आप लोग कि मोदी जी को जो है ना वो डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे रील्स डालना पड़ा, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट बढ़ गया था ना, हमें लगता था कि अगर 2-4 दिन अगर और प्रोटेस्ट चल जाता ना तो मोदी को जो है ना वो अपना पद छोड़ना पड़ जाता, इतना ज़्यादा जो है ना प्रोटेस्ट बढ़ चुका था, ठीक है, जिसके कारण फिर पीएम मोदी को जो है ना वो रील्स अपलोड करना पड़ा। उनको ट्वीट पे इतना भरोसा नहीं रहा, क्योंकि जेनजी लोग जो है ना वो ट्विटर पे ज़्यादा आप नहीं रहते हैं, वो इंस्टाग्राम चलाते हैं, इसलिए उसे इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड करना पड़ा। ये है जेनजी का पावर। और ये पक्का था ना कि 2-4 दिन अगर और हो जाता ना प्रोटेस्ट तो ये तो मोदी गए था, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना पीएम मोदी ने एंटी पेपर लीक बिल जो है वो लाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है तो हम इसके बारे में चलो देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि ये बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में, तो वहाँ पे देखो इंट्रोड्यूस आफ्टर रिपीटिंग एग्जामिनेशन पेपर लीक, जो पेपर लीक का कंट्रोवर्सी हो रहा है इसके रिगार्डिंग जो है ना नीट यूजी कंट्रोवर्सी के कारण जो है वो इस बिल को लाया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव जो मेन है वो इंश्योर फेयर ट्रांसपेरेंट एंड क्रेडिबल पब्लिक एग्जामिनेशन एंड डेटर ऑर्गेनाइज एग्जाम्स फ्रॉड, इसके रिगार्डिंग जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो
पनिशमेंट है, ठीक है, इसका पनिशमेंट जो है वो बढ़ा दिया गया है इस बिल्स के थ्रू। जो पनिशमेंट पहले था, लोगों को जो है ना पनिशमेंट से डर ही नहीं लगता है आजकल, क्योंकि जानता है कि सारे लोग जो है ना वो पैसा पे खरीद लिए जाते हैं, ठीक है। उन लोग जो है वो पेपर लीक करने समय क्या करता है, पेपर को जो है ना वो करोड़ों करोड़ों में बेच देता है, ठीक है। तो वो सब जो है ना बाद में अगर मान के चलो किसी के ऊपर एफआईआर भी कर दिया ना, तो उसको करोड़ों रुपए दे करके ऐसे खरीद लेता है, ठीक है, और वो तुरंत जो है बाहर निकल जाता है, ठीक है, बेल करा के। इसलिए उन लोगों के अंदर जो जो है ना वो डर मर चुका है। मतलब जो पॉलिटिशियन है ना वो यही सब काम करता है, यही सब लोग जो है ना वो मैक्सिमम जो है वो पेपर लीक करने का काम यही सब करता है। जो वहाँ पे प्रिंटिंग हो रहा है वहीं पे जाकर के क्या करता है, वहीं से जाकर के क्या होता है तो पेपर लीक होता है मैक्सिमम। और जब तक कोई स्ट्रिक्ट लॉज नहीं आएगा ना, जब तक मतलब इंसान के अंदर डर नहीं बैठेगा, ठीक है, तब तक ये सब रुकने वाला नहीं है, ठीक है। और इंडिया के अंदर तो वैसा कोई स्ट्रिक्ट लॉज ही नहीं है, मतलब कड़ा सजा मिलना चाहिए, ठीक है, जैसे दूसरे कंट्री में मिलता है। तो यहाँ पे देखो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स के रूप में बताया तो गया है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन देखो जब सरकार बिल ला रही है तो हमें इसके बारे में जानना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो जो अर्लियर 3 से 5 साल ईयर इम्प्रिजनमेंट का जो था, उसको अब क्या कर दिया गया है, तो उसको 5 से 10 साल कर दिया जाएगा इस बिल को पास होने के बाद, ठीक है। फाइन जो है ना वो इंक्रीज कर दिएगा, 10 लाख से 50 लाख कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें सम्मिलित कोई लोग पाया जाता है तो उसका भी जो जेल है ना वो कितना कर दिया जाएगा, तो 7 से 10 साल कर दिया जाएगा। और उसके ऊपर फाइन जो है वो 10 करोड़ का लगाया जाएगा, इस बिल के थ्रू बताया गया है, ठीक है। और इसके लिए जो है फास्ट इन्वेस्टिगेशंस किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशंस टू बी कंप्लीटेड विद इन 2 मंथ्स, 2 मंथ्स के अंदर जो है वो इन्वेस्टिगेशंस करने का बताया गया है इस बिल के अंदर। और इसके लिए जो है ना सरकार जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बनाएगी, ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएगी। स्टेट और यूटी में कैन इस्टेब्लिश फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इस्टेब्लिश करी गई, ठीक है। क्यों, तो ट्रायल शुड बी कंप्लीटेड विद इन 3 मंथ्स, ट्रायल क्योंकि 3 महीने के अंदर जो है ना कंप्लीट करना है आफ्टर फिलिंग द चार्जशीट। चार्जशीट फाइल करने से, चार्जशीट फाइल करने के बाद जो है ना 3 महीने के अंदर जो है वो ट्रैक करने के लिए जो है ना वो सरकार जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएगी, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। उसी प्रकार से देख सकते हो कि स्पेशल टास्क फोर्स भी जो है वो सरकार बनाएगी। सेंटर में कंस्टिट्यूट ये स्पेशल टास्क फोर्स टू इन्वेस्टिगेट सीरियस पेपर लीक्स केसेस, ठीक है। इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स सरकार जो है बनाने के लिए सोच रही है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इस बिल को जो है पार्लियामेंट में पेश किया गया था शायद, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि ये बिल इज प्रपोजल, इसको बिल क्यों कहा जा रहा है, मतलब ये जो है ना वो एग्जिस्टिंग लॉज यानी जो पहले से लॉज बनाए गए थे उसी में चेंज किया जा रहा है, ये नया लॉज नहीं है, ठीक है। इस लॉज को जो है ना वो पहले एग्जिस्ट करता है। देखो यहाँ पे 2024 में जो है ना इस बिल को लाया गया था, यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर जो है ना, ये बिल को जो है ना 2024 में लाया गया था। तो इसी को जो है ना वो क्या किया जा रहा है, तो इसको चेंज किया जा रहा है। और इसमें जो है ना स्ट्रिक्ट जो दंड का समय अभी बताया ना कि 3 साल से लेकर के 5 साल जो इम्प्रिजनमेंट का तरीका था उसको 5 से 10 साल कर दिया गया, ठीक है। तो इसी बिल में जो है ना वो चेंज किया गया, ठीक है, नया बिल नहीं है, उसी को जो है ना वो सुधार किया जा रहा है, ठीक है, उसी बिल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यानी एग्जिस्टिंग लॉ, एग्जिस्टिंग बिल को ही क्या कह रहा है, तो सुधार किया जा रहा है, ठीक है। एग्जिस्टिंग लॉ को जो है वो न्यू लॉ में जो है ना वो सुधार किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, ठीक है। प्रेसिडेंट का अगर एसेंट मिल गया यानी कंसेंट मिल गया, ठीक है, सहमति मिल गया, तो जो है वो ये बिल जो है ना वो अप्रूव हो जाएगा और फिर ये जो है वो लॉ बन जाएगा। और ये जो स्ट्रिक्ट लॉ जो चेंज किया जा रहा है उस वो जो है क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेटर द गवर्नमेंट वांटेड टू मेक पनिशमेंट स्ट्रिक्टर, तो इस बिल का नाम पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर अमेंडमेंट बिल 2026 रखा गया है। इट इज़ कॉल्ड बिल, ये बिल करा था बिकॉज ओनली ये प्रपोजल टू चेंज द एग्जिस्टिंग एक्ट वंस पार्लियामेंट पासिस इट प्रेसिडेंट गिव एसेंट इट विल बिकम द, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बिल बन जाएगा प्रेसिडेंट का कंसेंट मिलने के बाद, ठीक है, लोकसभा से पास होने के बाद जो है वो ये बिल जो है वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अगर प्रेसिडेंट
पास कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बिल बन जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ हम इसके बारे में देख सकते हैं कि अमेंडिंग पावर जो है पार्लियामेंट के पास जो है वो किस आर्टिकल के थ्रू आता है। तो अमेंडमिंग का पावर जो है ना, अमेंडमेंट का जो पावर है पार्लियामेंट के पास 368 368 आर्टिकल के थ्रू जो है वो पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, किसी भी चीज़ में संशोधन करना हो तो पार्लियामेंट के पास 368 आर्टिकल में दिया गया हमारे संविधान में। हाउएवर पार्लियामेंट लेकिन जो है वो नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्या, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकता है। ठीक है, हम बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कई बार बता चुके हैं, जो कि पॉलिटी का सीरीज है, चैनल में अपलोड किया गया है, वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस किए हैं यूपीएससी का, तो उसको जाके देखो, वहाँ पे बहुत अच्छे से हम बताए हैं। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो TOTR से रिलेटेड जो है वो द हिंदू में आया था, यानी टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व होता है इसका मतलब। ठीक है, इसको फुल फॉर्म जो है वो टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व होता है, जो कि टाइगर का पॉपुलेशन जो है ना वो लगातार भारत के अंदर बढ़ रही है। तो इसके रिगार्डिंग जो है वो क्या आया है, तो इसके रिगार्डिंग जो है वो आर्टिकल आया है। देखो TOTR जो है ना वो क्या होता है, ये जो है ना एक टाइगर को रखने के लिए एक एक जो है ना भारत के अंदर एक एरियाज बनाया गया है, एक स्पेशल एरिया जैसे टेरिटोरियल फॉरेस्ट बनाया गया है। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स है, बफर एरियाज है, ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप्स है। तो ये सब एरियाज में जो है ना वो सरकार के द्वारा ये जो है वो एरियाज को चूज किया गया है कि यहाँ पे टाइगर को रखा जाए। अब ये एरियाज को छोड़ करके ये एरियाज को छोड़ करके यानी आउटसाइड में रखा गया है। इन एरियाज को छोड़ करके आउटसाइड में अगर टाइगर को रखा जा रहा है तो उसी को हम कह रहे हैं टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व, यानी रिजर्व को छोड़ करके दूसरे एरियाज में टाइगर को हम रख रहे हैं, उसी को हम कह रहे हैं टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व। और मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है ना वो 35 से 40% जो टाइगर आउटसाइड रिजर्व्स में टाइगर को रखा जा रहा है, क्योंकि भारत के अंदर जो टाइगर पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है लगातार। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सपेंशन कर रहा है प्रोजेक्ट टाइगर जो लॉन्च हुआ था भारत के अंदर। जो प्रोजेक्ट टाइगर जो लॉन्च हुआ था 1973 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 में। उस समय जो था 9 रिजर्व्स थे, जो कि 18,228 स्क्वायर किलोमीटर को कवर करते थे। ठीक है, लेकिन आजकल जो है वो 58 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। कितने, 58 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, जो कि 84,000 स्क्वायर किलोमीटर को कवर करते हैं, जो कि इंडिया का 2.6 ऑफ इंडियाज लैंड मास को कवर करते हैं ये। ठीक है, यानी लगातार जो है ना वो टाइगर का पॉपुलेशन जो है वो लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि टाइगर का पॉपुलेशन जो है लगातार किस तरह से बढ़ा है। देखिए, जैसे देख सकते हो कि 2006 में जो था वो 1,411 पॉपुलेशन थे। उसी प्रकार से 2010 में देख सकते हो कि 1,706, 2014 में 2,226, उसी प्रकार से 2018 में देख सकते हो 2,967। ठीक है, उसी प्रकार से 2022 में देख सकते हो कि 3,000 हो गया। 3,682 जो है ना वो एस्टिमेटेड बताया गया है कि 2022 में इतना पॉपुलेशन हो गए हैं टाइगर का भारत में। ठीक है, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन जो किया जाता है वो 4 साल पे जो है ना 4 साल पे हर एक 4 साल पे टाइगर का पॉपुलेशन का काउंट किया जाता है। कितने साल पे किया जाता है काउंट, 4 साल पे। कितने, 4 साल पे। जितने साल में अमेरिका में चुनाव होता है ना भाई, 4 साल में चुनाव होता है ना प्रेसिडेंट का, तो उतने। ठीक है, यहाँ पे देखो इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लो। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर जो लॉन्च किया गया था वो 1973 में किया गया था। कब किया गया था, 1973 में किया गया था। टाइगर का एस्टिमेशन जो है वो हर एक 4 साल पे होता है। टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया कितने हैं, कितने टाइगर रिजर्व्स हैं भारत में भाई, 58 कितने, 58। स्टेट्स विथ टाइगर रिजर्व्स कितने हैं, तो 18 स्टेट्स में। इंडिया हैज़ नियरली, यहाँ पे देखो भाई 70%, 70% जो है ना दुनिया का जो टाइगर है वो भारत के अंदर बसा है। 70%, 70% जितने दुनिया में बाघ है ना उसमें से 70% भारत के अंदर 70% टाइगर। तो ये ध्यान में रखना।
अभी बताएं कि 58 जो है वो टाइगर रिजर्व्स हैं, ये सब बन जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, तो इसको ध्यान में रख लेना। इंडिया इज होम टू अबाउट 20% ऑफ वर्ल्ड टाइगर रिजर्व्स, ठीक है, तो इसको बता दिए हैं। तो आज का लेक्चर जो था वो इतना ही था। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।